हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए पॉलिटी के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और इसका आर्टिकल संख्या है 36 से लेकर 51 तक। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4, इसमें 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी के भी नाम से हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले समझते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इस नीति निर्देशक तत्व का एक्चुअल में उद्देश्य क्या था। तो इसके प्रमुख उद्देश्य में याद रखिएगा, पहला तो है कि एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। और दूसरा याद रखिएगा, राज्य में सामाजिक हो या फिर आर्थिक, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र। तो इसका मुख्य उद्देश्य में याद रखिएगा, एक तो है कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना और दूसरा है राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख सलाहकार थे बी एन राव ने उन्होंने बोला कि भारत का जो संविधान है, इसमें 2 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, ऐसा बोला। एक पहला तो है जब संविधान लागू हुआ तुरंत बाद मिल जाने चाहिए, और दूसरा बोलते हैं कि थोड़े समय बाद जो है मिलेगा, ऐसा उन्होंने 2 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाएं, ऐसा उन्होंने बोला। तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे। एक तो है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले वाले भाग में हम लोग पढ़ा था मूल अधिकार के बारे में। और दूसरा हम लोग अभी पढ़ेंगे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में। तो पहला जो अधिकार है मूल अधिकार, ये भाग देखिए, ऐसे अगर हम बोलते हैं कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर में याद रखिएगा कि भारत का जो मूल अधिकार है ये भाग 3 में, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिल जाएगा। ये हम लोग यूएसए से लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया था। जो मौलिक अधिकार है, इसे लागू होने के लिए हम न्यायालय की शरण में हम जा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का अगर हमारे मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ होती, अगर किसी भी प्रकार की जरूरत होती है, तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें हम लोग न्यायालय के शरण में हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाती है। जबकि यहाँ पर राज्य सरकार लागू करेगी, तब उसके बाद ही जाकर जो है नागरिकों को मिलेगी। फिर आगे है, ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये व्यक्तियों के अधिकार के लिए होते हैं, जबकि निर्देशक तत्व ये समाज की भलाई के लिए होती। तो हम लोग समझे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो अंतर है इस प्रकार से। अब एक एक करके समझते हैं भारत के संविधान के जो आर्टिकल है यहाँ 36 से लेकर 51 तक, इसके बारे में। तो 36 बोलता है भाग 4 का, ये राज्य की परिभाषा बोलता है। तो 36 वाला में याद रखिएगा, डीपीएसपी वाला में 36 में राज्य की परिभाषा बोलता है। 37 वाला बोलता है इस भाग में समाहित सिद्धांतों का लागू करना। देखिए, ये 37 ही बोलता है, इसके लिए बोलता है कि ये न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय हम नहीं जा सकते। अगर मौलिक अधिकार हमारे साथ, अगर जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है उसमें अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है तो हम जा सकते हैं न्यायालय। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये न्यायालय जो है प्रवर्तनीय, इसमें वाद्य योग्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा। 37 बोलता है न्यायालय नहीं जा सकते। 38 वाला राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, 38 वाला बोलता है। इसी में ही बोलता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो ये हमको बोलता है 38 वाला। 39 वाला में याद रखिएगा, राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति सिद्धांत के बारे में बोलता है। इसी में ही पुरुष हो या महिला हो, दोनों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, इसका जो है प्रावधान इसी में किया गया है। और श्रमिकों की जो शक्ति है, श्रमिकों की शक्ति हो या स्वास्थ्य हो, इसका सुरक्षा का भी जो है ये 39 ही है। तो 39 याद रखिएगा। 39 का क में समान न्याय हो या फिर निःशुल्क कानूनी सहायता, 39 का क बोलता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 बोलता है ग्राम पंचायतों का गठन करना या ग्राम पंचायतों का संगठन। इसी में ही हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत जो है एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और एक शहरी क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज हम लोग पढ़ते हैं, और शहरी क्षेत्र के लिए हम लोग नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे, नगर पालिका। और ये जो ग्राम पंचायत है ये 73वां संविधान संशोधन के थ्रू और ये 74वां संविधान संशोधन के थ्रू जो है हम लोग को मिला है। तो ग्राम पंचायत का गठन 40 में याद रखिए।
41 बोलता है कुछ दशाओं में काम हो, शिक्षा हो और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 वाला बोलता है कुछ दशाओं में काम हो, शिक्षा हो और लोक सहायता पाने का अधिकार हमको मिलता है। इसी में ही याद रखिएगा, ये 41 वाला में ही चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांगता पेंशन हो, ये यहाँ पर मिलती है। देखिए ये पेंशन राज्य चाहे, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस हो जाएगी तो वो राज्य चाहे तो वो दे सकती है अपने नागरिकों को या फिर नहीं दे सकती है। इसके लिए जो है हम कोई न्यायालय में जा नहीं सकते। यहाँ 37 वाला में मैंने बोला था कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं हम लोग, तो 41 वाला में हम लोग कुछ पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। 42 वाला में याद रखिएगा न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का भी प्रावधान किया गया है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता पाने का प्रावधान ये 42 वाला में दिया गया। इसी में ही हम लोग पढ़ेंगे कि जो महिलाएं हैं जो जिस वक्त प्रेग्नेंट रहती है उस वक्त जो है उस प्रकार का हार्ड काम जो है उनको कराया नहीं जाता है। अगर एक ठीक है और अगर एक प्रेग्नेंट वाली तो उन दोनों के साथ जो है जो प्रेग्नेंट वाली उसको उस प्रकार से काम जो है नहीं कराया जा सकता, नहीं कराने का जो है प्रावधान दिया गया है। और अगर कोई फीमेल उस प्रकार से अगर प्रेग्नेंट है और अगर सरकारी या कोई भी काम कर रही है तो इसमें जो है एक और प्रावधान है मैटरनिटी लीव वाला के लिए, कुछ महीनों के लिए जो है वो छुट्टी ले सकती है। 42 वाला में हम लोग पढ़ते हैं। 43 में कामगारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी का भी प्रावधान किया गया है। 43 वाला 43 का क में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। 43 का ख इसमें सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी का बढ़ावा देना। 44 में देखिए ये 44 समान है तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का भी प्रावधान किया गया है। तो 44 वाला में याद रखिएगा समान, ये दोनों सेम तो समान से ही याद रखिएगा कि एक समान सिविल संहिता का भी प्रावधान किया गया है। 45 वाला 45 में बोलता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी जो है उपबंध किया गया है। तो 45 वाला जो बालक है जो 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन का भी अनिवार्य का उपबंध दिया गया है। देखिए जो 0 से 6 मतलब जन्म के 6 साल के बीच, देखिए पहले अगर हम बात करते हैं इसको शिक्षा का जो अधिकार है वो 21 में ले गया, लेकिन यहाँ पर 6 से जो 0 से 6 वर्ष तक के जो उम्र के होते हैं उनको शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी जो है भरपूर ध्यान दिया गया। तो स्वास्थ्य के लिए 0 से 6 साल और 6 से 14 के लिए बेसिकली शिक्षा के लिए फ्री एजुकेशन का जो है यहाँ पर दिया गया है 45 वाला में। 46 में बोलता है कि अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का जो है अभिवृद्धि दिया गया। तो इन जो वर्ग है चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या अन्य दुर्बल जो वर्ग है इनका जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनको भी जो है देखने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है। तो 46 तक हम लोगों ने पढ़ा। अब 46 के बाद 47 पर देखते हैं। 47 वाला में कि बोलता है राज्य का कर्तव्य के बारे में, राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो पोषाहार स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर को सुधारने के लिए और जनता की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य का कर्तव्य इन मामले में है। और राज्य का कर्तव्य यह भी है कि जो नशीली पदार्थ हैं उनको जो है रोक लगाती भी है। कहीं कहीं आप देखे सुने भी होंगे कि जैसे बिहार राज्य में शराब जो है बंद, तो ये राज्य सरकार पर डिपेंड करती है वो इसको करे या ना करे, ये राज्य के लिए, राज्य का नीति निर्देशक। पोषाहार स्तर को, जीवन स्तर को सुधार करने के लिए जो है राज्य के पास कुछ कर्तव्य होते हैं। 48 में याद रखिएगा कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन इस पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा राज्य की ओर से। 48 का क में ही पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, साथ ही वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। 48 का क इसी में ही जोड़ दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन, साथ ही जो वन हो या वन्य जीव है इनका जो है सुरक्षा का भी जिम्मेवारी राज्य के पास है। 49 का राज्य के पास और एक है कि वो स्मारक हो या राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है जैसे लाल किला हो, ताजमहल हो या फिर कोई और है, उनका जो है संरक्षण कर सकता है। 50 वाला 50 ये इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे भारतीय संविधान के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका एक समय के लिए हो सकते हैं वो दोनों एक, लेकिन न्यायपालिका से ये बिल्कुल अलग होते हैं। अगर किसी प्रकार के ये दोनों एक ही होते हैं तो जो कार्यपालिका या जो सरकार जो भी मतलब नियम कानून बनाए हैं अगर उससे अगर कोई जैसे मौलिक अधिकार पर अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकार के लिए, लेकिन अगर दोनों एक ही होता तो हमको उस प्रकार से न्याय नहीं मिलता। तो इनका पृथक्करण किया गया और स्वतंत्र रूप से दोनों अलग अलग कार्य करते हैं।
50 के बाद 51 वाला में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का भी जो है प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हम लोग समझे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व, इन दोनों में क्या अंतर है। फिर 36 से लेकर 51 आर्टिकल्स जो है किस प्रकार से हमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार का प्रावधान हमें मिलती है। तो आई होप आपको आज का इस वीडियो में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिला होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।